Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with discussion about the MCQ paper number 13 corporate law and compliance। और मैं पहला वीडियो में 40 क्वेश्चंस तक मैं कवर कर चुका हूं। आज मैं 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। अगर आपको फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टू 40 क्वेश्चन देखना है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो से आप देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस पेपर नंबर 13 ऑफ CMA फाइनल। आज मैं 41 से स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे 40 क्वेश्चंस तक तो कल हम कवर अप कर चुके थे। आज 41 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है सेबी स्पेसिफाइड करता है लिस्टिंग परसुएंट टू पब्लिक इश्यू। जो पब्लिक इश्यू होता है तो उसमें कितना मिनिमम एप्लीकेशन होना चाहिए, कितना अलॉटी होना चाहिए। मतलब बोलता है कि सेबी स्पेसिफाइड लिस्टिंग परसुएंट टू पब्लिक इश्यू कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए। तो बोलता है कि मिनिमम एप्लीकेशन तो 1 मिलियन तो होना ही चाहिए और नंबर ऑफ अलॉटी शैल बी मोर देन 200। मतलब 200 अलॉटी तो होना ही चाहिए। अगर 200 अलॉटी नहीं होता है ना तो जो पब्लिक इश्यू होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। और अगर आपको जानना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया है तो ये क्वेश्चन आप सेबी ICDR जो हम लोग का जो चैप्टर है CMA फाइनल का, उसमें आप जाके देखें, आपको वहां से भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसका आंसर बोथ ऑफ द एबव होगा 41 का। अगर आपको सेबी ICDR का अगर रिवीजन वीडियो चाहिए तो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। सो इसका सेबी स्पेसिफाइड लिस्टिंग परसुएंट टू पब्लिक इश्यू का आंसर होगा बोथ ऑफ द एबव। मींस मिनिमम एप्लीकेशन साइज भी 1 मिलियन होना चाहिए और नंबर ऑफ अलॉटीज सेल भी मोर देन 200 होना चाहिए। अगर 200 से कम होता है ना अलॉटी तो जो शेयर इश्यू करने वाला था कंपनी वो रिजेक्ट हो जाता है। मतलब कि कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकता है। इसलिए मिनिमम 200 होना चाहिए अलॉटी एंड मिनिमम एप्लीकेशन साइज 1 मिलियन होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं हम लोग। Filing a copy of binding up petition made with the registrar is to be made mandatory within। कितना दिन में बाइंडिंग अप पिटीशन जो पिटीशन फाइल करता है तो कितना दिन में रजिस्ट्रार को फाइल कर देना चाहिए। तो विथिन 60 डेज तो फाइल कर देना चाहिए। तो ये भी हम लोग जान लेते हैं कि जो पिटीशन जो फाइल करते हैं, ये जो क्वेश्चन उठाया है ये बाइंडिंग अप से उठाया है। तो पिटीशन जो फाइल करते हैं तो सेक्शन 272 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में पिटीशन फाइल करने के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। तो ये जानते हैं कि पिटीशन कौन कौन फाइल कर सकता है। पिटीशन रजिस्ट्रार को कंपनी भी फाइल कर सकता है, चाहे कॉन्ट्रीब्यूटरी फाइल कर सकता है, नहीं तो फिर रजिस्ट्रार भी फाइल कर सकता है, नहीं तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया है तो वो भी पिटीशन फाइल कर सकता है रजिस्ट्रार को किसी एक कंपनी को बंद करवाने के लिए। और जिस दिन से मिलेगा कॉपी तो उस दिन से 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को फाइल कर देना चाहिए। पिटीशन जो मिला, जो पिटीशन फाइल किया था तो वो पिटीशन जब वो रिसीव करता है कंपनी तो उस दिन से 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को फाइल कर देना चाहिए। फाइलिंग अ कॉपी ऑफ बाइंडिंग अप पिटीशन मेड विद द रजिस्ट्रार इज टू बी मेड मैंडेटली विद इन 60 डेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। अब हम लोग 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर ऑफ द नेशनल कंपीलर ट्राइब्यूनल। कब कब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को और चेयरपर्सन को और मेंबर ऑफ द NCLT को रिमूव कर सकता है। कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है कि जब ये सब जो है ना प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ द NCLT को रिमूव कर सकता है। अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो भी उसको रिमूव करना पड़ेगा, और वो अगर कन्विक्टेड एज एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड का अगर कोई कांड करता है तो भी उसको हटाना पड़ेगा, और हैज बीन फिजिकली और मेंटली इनकैपेबल टू एक्ट एज सेम पोजीशन, अगर वो पागल हो जाएगा तो मीन्स इसका आंसर होगा 43 का डी होगा, मीन्स ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। एक्सपोर्ट अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 मीन्स एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन, जो सेक्शन है ना उसका फेमा में, तो बोलता है कि उसमें एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या है। जैसे एक्सपोर्ट का हम लोग कस्टम में अलग डेफिनेशन देखते हैं कि एक्सपोर्ट मीन्स टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू
टेकिंग आउटसाइड इंडिया फ्रॉम प्लेस इनसाइड इंडिया, तो वो कस्टम का डेफिनेशन है। तो फिर फेमा का क्या डेफिनेशन है एक्सपोर्ट का? फेमा में डेफिनेशन है कि टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया फॉर एनी गुड्स। ये गुड्स के लिए डेफिनेशन है, एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट का इन फेमा फेमा एक्ट 1999 के अंदर। और सर्विसेज के लिए इसका डेफिनेशन है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया। तो इसका आंसर 44 का सी होगा, बोथ ऑफ द एबव। ओके, इसका आंसर 44 का सी होगा, बोथ ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका 43 का डी होगा। 1 मिनट, आई विल इरेज दिस बिकॉज आंसर इज दिस वन इज फोर्थ वन एंड हियर आंसर इज सी। I will remove this lines highlighting. Okay, next one question is every listed public company shall have independent director of at least। जो भी लिस्टेड कंपनी होते हैं उसमें कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए? तो जो भी लिस्टेड कंपनी होता है उसमें कम से कम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर तो लिस्टेड होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये जानते हैं कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो कौन सा सेक्शन में आता है। सेक्शन 149 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में दिया हुआ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन। तो जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी होता है ना, जो उसमें तो 1/3 है कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल बी द इंडिपेंडेंट। बट जो पब्लिक कंपनी है मगर वो अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है ना, तो उसको कम से कम अगर उस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा, और लोन बोरोइंग डिवेंचर मोर देन 50 करोड़ एंड टर्नओवर इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 100 करोड़ अगर हो जाता है, तो वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को मिनिमम 2 डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, वो था अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्योंकि उसमें मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसमें अपॉइंट करना पड़ता है। बट एक लिस्टेड कंपनी अगर वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसको मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको तो ये तो मैं पढ़ा ही रहा हूं कि जो इसका जो क्वेश्चन पूछा तो उसका कौन सा ऑप्शन होगा, बट इससे रिलेटेड मैं ये भी बता रहा हूं कि इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है। जिससे किया होगा कि सपोज डेट क्वेश्चन अभी तो ये दिया, बट अगर एग्जाम में दे देगा क्वेश्चन में कि हाँ कि बताइए कि कौन सा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसका कितना प्रोविजन है, मतलब उसका कितना टर्नओवर क्राइटेरिया, कितना पेड अप शेयर कैपिटल है, कितना लोन बोरोइंग डिबेंचर है, और कितना होगा तो फिर उसको कितना डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं उससे रिलेटेड जितना भी जो प्रोविजन बनता है ना कंपनी लॉ में, मैं वो भी आपको डिस्कशन कर रहा हूं। ओके, अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन है एक्सपोर्ट अंडर फेमा एक्ट 1999 मींस। देखिए बोथ क्वेश्चंस आर सेम हियर, 44 एंड 46 आर सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी तो सी होगा, बोथ ऑफ द अबव, बिकॉज दिस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे तो डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 46 का सी होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है ना कि टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, प्रोविजन ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया। ओके, 46 इज आल्सो कंप्लीटेड। अब हम लोग 47 में आते हैं। 47 बोलता है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 डज नॉट कवर आईबीसी जो एक्ट है ना, आईबीसी एक्ट 2016 कौन सा ऐसा चीज है जिसको कवर अप नहीं करता है। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, पेंशन फंड है, तो किसी को भी कवर अप नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, क्योंकि किसी को कवर नहीं करता, तो इसका आंसर डी होगा। ओके, इसका आंसर डी होगा। अब 48 है द कंपनी एक्ट 2013 specified a small shareholder director as a shareholder holding share of nominal value of not more than 20,000। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू होता है 20,000, 20,000 रुपीज यहाँ पे होगा। क्या बोलता है कंपनी एक्ट 2013 स्पेसिफाइड a small shareholder as a shareholder holding share of नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो शेयर होल्डर नॉमिनल वैल्यू 20,000 जो होता है, तो स्मॉल शेयर होल्डर का प्रोविजन क्या बोलता है? सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि जो स्मॉल शेयर होल्डर का जो प्रोविजन है वो कंपनी एक्ट में सेक्शन 151 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन है, सेक्शन 151। ओके, पहले तो सेक्शन याद रखिए, क्योंकि कंपनी लॉ का टोटल सेक्शन आपको याद करना पड़ेगा, कंपनी लॉ का सेक्शन आपको याद करना ही पड़ेगा। और
इसके अलावा सेबी हो गया, फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, वो सब का अगर आप कंपटीशन अगर आप याद नहीं भी करते तो चलेगा, बट कंपनी लो तो कम से कम आपको सेक्शन याद होना ही चाहिए। तो सेक्शन 151 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर डिफाइन है। तो ये जानते हैं, इससे रिलेटेड प्रोविजन यहाँ तो आंसर हो जाएगा कि बीसीआर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो सेक्शन 151 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 है उसमें क्या क्या प्रोविजन है। सेक्शन 151 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में अगर किसी भी कंपनी में 1000 शेयर होल्डर, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर अगर अप्लाई करता है कंपनी को, 1000 शेयर होल्डर स्मॉल शेयर होल्डर होना चाहिए, और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो उस कंपनी में एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। अगर कंपनी, हाँ ये भी जान लीजिए, जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का जो प्रोविजन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है, ठीक है। और ये जो स्मॉल शेयर होल्डर जो डायरेक्टर जो अपॉइंट होगा वो विद इन जो स्मॉल शेयर होल्डर है ना कंपनी में, उसमें से भी अपॉइंट हो सकता है, नहीं तो कोई दूसरा भी जो शेयर होल्डर नहीं भी है वो भी अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो जिस दिन वो अपॉइंट हो गया, अपॉइंटमेंट होने के 14 दिन पहले तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी को और अपना डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास डी नंबर है, मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, सेक्शन 164 का जो प्रोविजन वगैरह दिया है ना, तो हाँ मैं डिस्क्वालीफाइड वगैरह नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, सेक्शन 149 से रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट का प्रोविजन है, सेक्शन 164 में कहा मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, तो सब प्रोविजन फुलफिल करना पड़ेगा और डी नंबर होना चाहिए तो एक डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। तो जब एक डायरेक्टर बन गया तो वो कंपनी में कितना दिन तक एक डायरेक्टर रह सकता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। एक कंपनी में जब वो अपॉइंट हो गया तो 3 साल तक वो ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वो काम कर सकता है उस कंपनी में, और ज्यादा से ज्यादा वो 2 कंपनी में वो एक समय वो ज्यादा से ज्यादा 2 कंपनी में वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का काम कर सकता है, ठीक है। और जो दूसरा कंपनी में जो वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का जो काम करेगा ना, वो कंपीटिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए। मतलब अभी सपोज दैट वो बिस्किट के कंपनी में अभी अगर वो काम कर रहा है तो फिर जो दूसरा जो कंपनी में फिर से वो जो अपॉइंट होगा ना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, वो भी बिस्किट का कंपनी नहीं होना चाहिए, मींस कंपीटिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए दोनों, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ सर्विस एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन ए कंपनी, उसके बाद क्या होगा ना कि वो कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। आफ्टर कभी हो ही नहीं सकता है, पूरा लाइफ टाइम वो कभी अपॉइंट नहीं हो सकता उस कंपनी में, बट वो अपॉइंट हो सकता है उसी कंपनी में 3 साल के बाद, मतलब कि कूलिंग पीरियड 3 साल ओवर होने के बाद कंपनी में कोई अदर कैपेसिटी में, मींस एम्प्लॉय के कैपेसिटी में चाहे कोई और अदर कैपेसिटी, मतलब कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की कैपेसिटी में वो कभी अपॉइंट उस कंपनी में हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वो सेक्शन 151 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसका मैं एक्स्ट्रा प्रोविजन 151 आपको बता दिया। इतना कुछ जानने का नहीं था, बट जानने से ये हो गया कि क्वेश्चन तो कुछ वो भी तो आ सकता है जो अभी हम डिस्कस किए हैं। तो इसका तो आंसर ये हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू 20,000 होगा। नॉमिनल वैल्यू को फेस वैल्यू भी बोला जाता है, ठीक है। 48 का बी हम लोग एक्स्ट्रा भी बताते जा रहे हैं कि जैसे क्या होगा कि कुछ भी क्वेश्चन बनेगा इस सेक्शन से रिलेटेड तो वो आप ठीक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अ स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी ऑफ विच, स्मॉल कंपनी क्या होता है? अ स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी, कौन सा सेक्शन में है? सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में स्मॉल कंपनी को डिफाइन किया गया है, और इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल होता है वो मिनिमम 50 लाख होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ होना चाहिए, और इसका टर्नओवर 2 करोड़ होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ होना चाहिए। और सेक्शन 2 क्लॉज 85 में स्मॉल कंपनी को डिफाइन किया गया है। तो स्मॉल कंपनी से रिलेटेड थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। जो स्मॉल कंपनी होता है ना, जिससे बोर्ड मीटिंग होता है, जो भी कंपनी होता है ना उसको बोर्ड मीटिंग 1 साल में 4 बोर्ड मीटिंग कराना पड़ता है, ठीक है। बट ये जो स्मॉल कंपनी होता है उसको साल में तो सिर्फ 2 ही बोर्ड मीटिंग कराना पड़ता है, सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग वो कराएगा तो काम उसका चल जाएगा, सिर्फ 2 मीटिंग। और जो अदर कंपनी होते हैं उनको 4 मीटिंग करवाना पड़ता है, इसको सिर्फ 2 मीटिंग कराना पड़ता है। और इसका एक और बेनिफिट है ना, हाँ तो एक बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड थोड़ा जान लेते हैं कि जो बोर्ड मीटिंग कराएगा ना, जो दोनों बोर्ड मीटिंग वो एक हाफ ईयर में होगा, पहला हाफ ईयर में, और दूसरा जो बोर्ड मीटिंग है सेकंड हाफ ईयर में होगा। और जो दोनों बोर्ड मीटिंग होगा उसमें मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए, मिनिमम 90 डेज का तो गैप होना ही चाहिए वो दोनों बोर्ड मीटिंग में। और स्मॉल कंपनी को एक और बेनिफिट दिया गया है कि इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं करना पड़ता है,
जैसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो कैश फ्लो फाइल करते हैं ना, सेक्शन 2 क्लॉज 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफाइंड है, उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो कैश फ्लो भी फाइल करना पड़ता है सभी कंपनी को, तो इसको एग्जेम्पशन दिया गया स्मॉल कंपनी, क्योंकि स्मॉल कंपनी तुम छोटा कंपनी हो, तुमको क्या बोलता है ना कि तुमको कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्मॉल कंपनी से रिलेटेड कुछ प्रोविजन हम लोग देख चुके हैं। तो सेक्शन इसका तो आंसर हो जाएगा मतलब नन, सॉरी इसका डी होगा, सॉरी इसका डी होगा ऑप्शन इसका। स्मॉल कंपनी में से कंपनी ऑफ विच, इसका ऑप्शन डी होगा। बोथ ऑफ देम पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से 5 करोड़ और टर्नओवर 2 करोड़ से 20 करोड़, इसका ऑप्शन डी होगा। 1 मिनट आई विल इरेज इट। इसका ऑप्शन डी होगा। विल टेक अनदर कलर, सिलेक्ट नहीं हुआ कलर। वन मिनट फ्रेंड्स, हाँ बोथ ऑफ देम स्मॉल कंपनी में से कंपनी ऑफ विच पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से 5 करोड़ और टर्नओवर 2 करोड़ से 20 करोड़, ठीक है। हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी वॉइड इफ परमिशन ऑफ लिस्टिंग इज नॉट ग्रांटेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10 वीक्स होगा, 10 वीक्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इश्यू, ठीक है। 50 का बी होगा, 10 वीक्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इश्यू। 51 अकॉर्डिंग टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 corporate insolvency resolution process shall be completed within a period of 180 days 180 days from the date of admission of application of initiate such process। जो इनिशिएशन होता है ना CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी इनिशिएट कर सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी कर सकता है, जो कॉर्पोरेट डेटर भी कर सकता है। जिस दिन इनिशिएट करेगा उस दिन से 180 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू IBC 2016 CIRP प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड 180 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 52, एज पर सेबी ICDR रेगुलेशन 2009, अब 2018 हो चुका है, अपडेट यहाँ पे नहीं किया। ICDR अब 2018 है, ICDR 2009 ऑब्सोल्यूट हो चुका है, ICDR 2018 है अभी। यहाँ पे 2018 आप लोग पढ़िए। एज पर सेबी ICDR regulation 2018, in case of IPO initial public offer, the minimum promoter contribution should not be less than 20% of the post issue capital। कम से कम 20% ऑफ द पोस्ट इश्यू कैपिटल तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ICDR रेगुलेशन 2018 से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रोविजन जान लेते हैं। जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पे पूछा है ना, तो 20% इसको क्या बोलता है कि मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 20% होना चाहिए पोस्ट इश्यू कैपिटल का। तो जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है 20% और पोस्ट इश्यू कैपिटल, तो कितना दिन उसको रखना पड़ेगा? मिनिमम उसको 3 साल लॉक इन पीरियड उसका रहेगा, तो आप 3 साल तो रखना ही पड़ेगा। अगर आप इससे भी ज्यादा अगर आप खरीद लेते हैं ना, तो आपको उस जो ज्यादा एक्सेस जो खरीदे हैं उसको 1 साल रखना पड़ेगा, और जो लिमिट के अंदर आप खरीद रहे हैं 20% उसको आपको कम से कम 3 साल रखना पड़ेगा। अगर आप लिमिट से ज्यादा खरीद लेते हैं तो उसको आपको 1 साल रखना पड़ेगा, ठीक है। ये लॉक इन पीरियड से रिलेटेड है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रोविजन बनता है, इसलिए मैं आपको बता दिया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। एवरी निधि शैल मेंटेन नेट ऑन फंड एक्सक्लूडिंग द प्रोसीड ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर शैल नॉट बी लेस देन। नेट ऑन फंड पूछ रहा है कि एक निधि कंपनी का नेट ऑन फंड कितना होता है? 10 लाख रुपया होता है। एक निधि कंपनी का नेट ऑन फंड 10 लाख रुपया होता है। निधि कंपनी सेक्शन 406 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइंड है, और निधि रूल्स 2014 से रिलेटेड जितना भी प्रोविजन है ना हम लोग जो पढ़ते हैं, वो निधि रूल्स 2014 से रिलेटेड सब कुछ है। और ये जानते हैं कि जो नेट ऑन फंड है 10 लाख रुपया, तो इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि जो नेट ऑन फंड होता है ना एक निधि कंपनी में, वो तो कितना डिपॉजिट ले सकता है? नेट ऑन फंड से डिपॉजिट वो कितना ले सकता है? जितना उसको नेट ऑन फंड रहेगा, जितना वो डिपॉजिट ले सकता है, उसका 1:20 तक ले सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रोविजन बनता था, इसलिए मैं उसको भी आपको डिस्कस कर दिया। इसका आंसर नेट ऑन फंड का 10 लाख रुपया होगा। As per Rule 3 of the Company Appointment and Qualification of Director Rules 2014 provides that company shall appoint at least one women director। कब एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा? Where paid up share capital shall be at least 100 करोड़, टर्नओवर ऑफ द कंपनी shall be at least 300 करोड़। अगर होता किसी कंपनी में तो एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, मतलब इसका आंसर सी होगा, 54 का सी, ठीक है फ्रेंड्स। 54 का आंसर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 55। इससे वुमेन डायरेक्टर से रिलेटेड एक और जान लेते हैं। अगर वुमेन डायरेक्टर आई अगर छोड़ के चली गई तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ के अंदर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। और जो अपॉइंटमेंट करेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा, क्योंकि लेडीज है कभी भी छोड़ के जा सकती है। तो इसलिए इसको जो अपॉइंटमेंट करेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ पीछे से लेटर अपॉइंट करेगा। थोड़ा जोक हो गया इसलिए मैं वो बताया अभी। 54 कंप्लीटेड। अब 55। As per the Security Exchange Board of India Act 1992, revised clause 49 is applicable to top 100 कंपनी पे applicable है। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 है ना, जो क्लॉज 49 है, वो 100 कंपनी पे applicable है अभी, टॉप 100 कंपनी पे। ठीक है, 55 का ये। 56 नो बैंकिंग कंपनी शैल क्रिएट एनी चेंज अपॉन इट्स अनपेड कैपिटल। नो बैंकिंग कंपनी शैल क्रिएट एनी चार्ज अपॉन इट। नो बैंकिंग कंपनी शैल क्रिएट एनी चार्ज अपॉन इट्स अनपेड कैपिटल। अगर बैंकिंग कंपनी चार्ज अगर अनपेड कैपिटल पे लगा देगा ना तो वो इनवैलिड कहलाता है। इसलिए बैंकिंग कंपनी कभी भी चार्ज अनपेड कैपिटल पे लगाता ही नहीं है। ठीक है, नो बैंकिंग कंपनी शैल क्रिएट एनी चार्ज ऑन इट्स अनपेड कैपिटल। 56 का बी होगा। 57 ऑथराइज्ड पर्सन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मींस क्या होता है ऑथराइज्ड पर्सन? फेमा के अंदर, फेमा एक्ट 1999 के अंदर जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है ना, किसको किसको कहा जाता है? ऑथराइज्ड डीलर को भी बोला जाता है ऑथराइज्ड पर्सन, और मनी चेंजर को भी बोला जाता है। तो इसका बोथ ऑफ द एबव होगा, मींस बोथ ए एंड बी। ऑथराइज्ड डीलर भी हो जाएगा, मनी चेंजर भी हो जाएगा। ऑथराइज्ड पर्सन और ऑफशोर लेंडिंग को भी बोला जाता है ऑथराइज्ड पर्सन। यहाँ पे नहीं दिया ऑप्शन में, बट अगर वो भी रहेगा तो वो भी होगा। ठीक है, तो ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, बोथ ए एंड बी होगा ऑथराइज्ड पर्सन। 57 का सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 As per the section 177 of the Company Act 2013, every public company having paid up capital 10 crore 10 crore rupees or more, ठीक है, shall constitute an audit committee। सेक्शन 177 बोलता है ऑडिट कमेटी। तो उसका अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ हो जाता है ना, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा, तो उसको एक ऑडिट कमेटी उस कंपनी में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पेड अप शेयर कैपिटल पूछा है यहाँ पे। अगर एक क्वेश्चन में अगर लोन बोरोइंग डिवेंचर पूछ दिया ना तो 50 करोड़ होगा। ठीक है, अगर टर्नओवर पूछ देगा क्वेश्चन में कि सेक्शन 177 इसका तो टर्नओवर कितना होना चाहिए सेक्शन 170 ऑडिट कमेटी बनाने के लिए, तो टर्नओवर इक्वल एंड ग्रेटर देन 100 करोड़ रुपीस होना चाहिए, तो एक ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। सेक्शन 177 ऑफ द कंपनी 2013 में इसको डिफाइन है ऑडिट कमेटी। सेक्शन क्वेश्चन 58 इज कंप्लीटेड। इसका 58 का डी होगा। पेड अप शेयर कैपिटल पूछा है तो 10 करोड़ कम से कम होना चाहिए, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा तो ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। 58 ओवर। क्वेश्चन नंबर 59 ए कंपनी शैल हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द डेट 15 दिन के अंदर। ए कंपनी शैल हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ 15 डेज ऑफिस इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ ना कंपनी का, उस दिन से 15 दिन के अंदर आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना पड़ेगा। ठीक है, वेरिफिकेशन अगर पूछता है कि वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कितना दिन में होता है, तो वेरिफिकेशन अगर पूछता है क्वेश्चन में तो वो 30 डेज होगा। ठीक है, अगर पूछ रहा है कि कंपनी सेल अगर इनकॉर्पोरेशन से रजिस्टर्ड ऑफिस कितना दिन में बनेगा तो वो 15 दिन होगा। वेरिफिकेशन पूछेगा तो 30 डेज और फिर इनकॉर्पोरेशन से रजिस्टर्ड ऑफिस पूछेगा तो 15 डेज। ठीक है, बट इसका आंसर तो पूछ रहा है कि इसका आंसर तो 15 डेज होगा। पूछ रहा है क्वेश्चन, ए कंपनी सेल हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स 15 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। इसका आंसर 15 डेज होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं रिलेटेड क्वेश्चन भी बता रहा हूं कि जिस क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 60 ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी ऑफ द बोर्ड शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एवरी कंपनी। CSR सबसे पहले तो जान लेते हैं CSR है क्या। सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में CSR को लिखा गया है और इसमें बोलता है कि किसी एक कंपनी में मिनिमम नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या इससे ज़्यादा और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपीस और मोर, नेटवर्थ 500 करोड़ रुपीस और मोर, टर्नओवर 1000 रुपीस और करोड़ और मोर, 500 1000। ठीक है, तो अगर किसी एक साल में ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर है, इसमें ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर अगर हो जाता है तो उस कंपनी में एक ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि
ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। CSR कमेटी ऑफ द बोर्ड शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एवरी कंपनी, कौन सा इसमें प्रोविजन कंप्लाई करता है? नेट प्रॉफिट तो नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो हम लोग डिस्कस करेंगे ना कि नेट प्रॉफिट मिनिमम 5 करोड़ रुपीस होना चाहिए, नेटवर्थ 500 करोड़ होना चाहिए। यहाँ पे ये भी प्रोविजन कंप्लाई नहीं कर रहा, ऑथराइज्ड कैपिटल का कोई मतलब ही नहीं बनता है इसमें CSR में। और तो आंसर इसका हाँ, टर्नओवर 1000 करोड़ मैं बोला था आपको, याद होगा। तो टर्नओवर यहाँ पे 500 करोड़ रुपीस और मोर दिया, तो इसका आंसर ये होगा। CSR 135 तो कंपनी 2013 में डिफाइन है, और इसमें बोलता है कि जो CSR में जो खर्च करेगा कंपनी 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर से जो खर्च करेगा, और जो खर्च करेगा तो वो खर्च कौन कौन सा ऐसा चीज है, कौन कौन सा स्पेसिफाइड है कि आप वहाँ खर्च कर सकते हैं, तो आपको CSR माना जाएगा। तो वो शेड्यूल 7 में दिया हुआ है कि आप कहाँ खर्च कर सकते हैं। 61, तो इसका आंसर होगा 60 का ए होगा आंसर, ठीक है। अब 61 में आते हैं। बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी शैल इंश्योर दैट द कंपनी स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ CSR पॉलिसी एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट। हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, और आंसर देखिए वो क्वेश्चन फिर से आ गया। इसलिए मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मैं बताता चल रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन और बन सकता है, जिससे किया होगा कि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप उस सेक्शन से रिलेटेड आप कुछ छोड़िएगा नहीं, ठीक है। 61 का डी, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का स्पेंड करना चाहिए। 61 का डी होगा। 62, अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 वेयर extension of time is requested, the corporate resolution process shall be completed within a period of 180 days के अंदर तो कंप्लीट कर देना चाहिए corporate insolvency resolution process from the date of admission of the application of initiate such process। जिस दिन फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर इनिशिएट करता है, बोलता है NCLT को कि हाँ CIRP के लिए IBC मतलब कंपनी को बंद करवाने के लिए, तो जिस दिन से फाइलिंग किया उस दिन से 180 दिन से CRP स्टार्ट होता है, तो 180 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। 62 का सी होगा। 63, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 नो बैंकिंग कंपनी shall pay any dividend on its share until all its capitalized expenses have been completed written off, ठीक है। 63 का बी होगा, कंप्लीटेड एक्सपेंसेस हैव बीन रिटर्न ऑफ होने के बाद ही। कंप्लीट एक्सपेंस होने के बाद ही वो डिविडेंड के लिए सोच सकता है। 63 का बी। 64, द डायरेक्टर prepared the annual accounts in director responsibility statement, the director prepare annual accounts in director responsibility statement on a going concern basis, ठीक है। तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है ना, वो सेक्शन 134 सब सेक्शन 5 में डिफाइन है। DRS इसको बोलते हैं डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, सेक्शन 134 सब सेक्शन 5 ऑफ द कंपनी 2013 में डिफाइन है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। इससे बोलता है कि जो एनुअल अकाउंट्स होता है ना वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाया जाता है। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना पड़ता है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में। 64 का बी होगा। 65, अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट अलॉन्ग विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड बी फाइल्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड टू विच दे रिलेट। 3 महीना के अंदर RBI को फाइल करना पड़ेगा बैंकिंग कंपनी को, जो भी बैंकिंग कंपनी है, विद इन 3 मंथ्स। ऑडिटर रिपोर्ट हो गया, बैलेंस शीट हो गया और अकाउंट्स हो गया जो भी कंपनी का है, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड टू विच इट्स रिलेट। इसका 3 मंथ्स होगा। 65 का ये आंसर होगा। 66, ए माइनर कैन बी नॉमिनेटेड एज ए नॉमिनी इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय इट्स होल्डर। 66 का सी, ठीक है। 66 का सी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट द टाइप ऑफ अनफेयर कंपटीशन। इसमें से कौन सा है जो अनफेयर कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तो कॉलुसिव प्राइस फिक्सिंग तो है अनफेयर कंपटीशन, क्रिएटिंग भी है, क्रिएटिंग ऑफ बैरियर टू एंट्री भी है, और प्रीडेटरी प्राइसिंग भी है। इसमें से 67 का सी है जो नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा। पूछ रहा है कि नोट द टाइप ऑफ अनफेयर कंपटीशन, मीन्स सी इसका आंसर होगा। कॉलुसिव प्राइस फिक्सिंग भी अनफेयर कंपटीशन में आता है, क्रिएशन ऑफ बैरियर टू एंट्री भी आता है,
अनफेयर कंपटीशन में। प्रीडेटरी प्राइसिंग भी आता है अनफेयर कंपटीशन में। 67 का सी, सिर्फ टाइम परचेस नहीं आता है। 68 बिजनेस शुड रिस्पेक्ट होगा यहाँ पे। बिजनेस शुड रिस्पेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंड बी रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स ऑल स्टेक होल्डर, स्पेशली दोज हु आर डिसएडवांटेज्ड, वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड। तो ये जान लेते हैं ये लाइन कहाँ से लाया है। ये लाइन नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस है ना, हम लोग का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो सेकंड चैप्टर है, इन्वायरमेंटल सोशल, जो हम लोग का सेकंड चैप्टर है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, वहाँ से एक क्वेश्चन उठाया गया है। और जो नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस है ना, वो जो नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस, कितना गाइडलाइंस है, देयर आर 9 गाइडलाइंस आर देयर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आप देखिएगा सेकंड चैप्टर है नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस, 9 गाइडलाइंस इशू किया है गवर्नमेंट। तो उसी में से एक गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है कि बिजनेस शुड रिस्पेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंड बी रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स ऑल स्टेक होल्डर, स्पेशली दोज हु आर डिसएडवांटेज्ड एंड वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड। ओके, 68 इज आल्सो कंप्लीटेड। 68 का बी होगा। अब 69 में आते हैं। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंपनी लॉ इज दैट, क्या बोलता है जनरल प्रिंसिपल, क्या है, एवरी मेंबर होल्ड इक्वल राइट। इसका आंसर ये होगा। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंपनी लॉ इज दैट एवरी मेंबर होल्ड इक्वल राइट विथ अदर मेंबर ऑफ द कंपनी इन द सेम क्लास। ओके, 69 का ये। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 clause 6 of the Company Act 2013, an associate company in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence. Here significant influence means, significant influence क्या होता है, 20% तो होना चाहिए। इसमें बोलता है कि हाँ यहाँ पे है कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, मीन्स इसका 70 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 71। A copy of the inspector report under section 223 of the Company Act 2013 may be obtained by member से भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है, एनी अदर पर्सन भी हो सकता है, whose interest is likely to be affected भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, by making an application in their regard to the central government। 71 का ये होगा। 72 which of the following would not constitute to be the key managerial personnel as per section 2 clause 51 of the Company Act 2013। इसमें से कौन है ना जो KMP नहीं है, which of the following is not constitute KMP, key managerial personnel। तो CFO को नहीं माना जाता है KMP। CEO में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को KMP माना जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर को माना जाता है, मैनेजर को माना जाता है, कंपनी सेक्रेटरी को माना जाता है, एंड सच अदर ऑफिसर्स नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर हु इज होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेसिग्नेटेड KMP बोर्ड। मतलब ऐसा को KMP माना जाता है, बट CFO को KMP नहीं माना जाता है। 72 का डी होगा। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी तो प्राइवेट कंपनी होता है, इसलिए बोलता है कि अदर देन पब्लिक कंपनी विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच does not exceed पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख होता है, 50 लाख, और सच हायर अमाउंट as may be prescribed we shall not be मोर देन 5 करोड़। 50 लाख से 5 करोड़ तक पेड अप शेयर कैपिटल होता है। अगर टर्नओवर पूछेगा ना स्मॉल कंपनी का तो 2 करोड़ से 20 करोड़ होता है। यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल पूछा है स्मॉल कंपनी का। सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में स्मॉल कंपनी को डिफाइन किया गया है, और इससे जो रिलेटेड प्रोविजन में और अर्लियर क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो 73 का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से 5 करोड़ होगा। 73 का बी। ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर डस shall amalgamate only with another company registered under the section। ये सेक्शन 8 ही हो सकता है। ये कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट चैप्टर है ना, उससे उठाया है। 74 का बी होगा। Das means any director whose presence cannot count for the purpose
फॉर्मिंग ए कोरम एट ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड एट द टाइम ऑफ डिस्कशन और वोटिंग। कौन सा पर्सन इसको काउंट ही नहीं किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। अरे इंटरेस्टेड डायरेक्टर को काउंट नहीं किया जाता फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। तो 75 का ये होगा। अब 76, the DAS shall satisfy itself on the need of obvious approval for transaction of repetitive nature that the such approval is in the interest of the company. $76 मिनट फ्रेंड्स, चार्जिंग छोड़ रहा है यहाँ पे। ओके, 76 का क्या हम लोग पढ़ रहे थे। द डास शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ ऑन द नीड ऑफ obvious approval for transaction of repetitive nature and that such other approval is interested for the company. इसका ऑडिट कमेटी होगा। The audit committee shall satisfy itself on the needs of obvious approval for transaction of repetitive nature and such other approval is interest of the company. 76 का भी होगा। The provision of insolvency and bankruptcy code 2016 apply in relation to कहाँ अप्लीकेबल है? आईबीसी एक्ट 2016। आईबीसी इंसॉल्वेंसी पे अप्लीकेबल है, लिक्विडेशन पे अप्लीकेबल है, वॉलंटरी लिक्विडेशन पे भी अप्लीकेबल है, बैंकरप्सी पे भी अप्लीकेबल है, सब पे अप्लीकेबल है। 77 का आंसर ए होगा। 77 का ए। इफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 to 146 both inclusive is contravened, the company shall be punishable with a fine which shall not be less than 25,000। 25,000 तो कम से कम होना ही चाहिए और मैक्स टू मैक्स 5 लाख रुपया होना चाहिए। मिनिमम 5 लाख बट मिनिमम shall not be less than 25,000। ओके, मिनिमम 25,000 रुपीज़ होना चाहिए बट विच मे बी 10 to 5 लाख रुपीज़ मीन्स 28 का सी होना चाहिए। वो होना चाहिए नहीं होगा 78 का सी। 25,000 से 5 लाख तक फाइन लगेगा। अगर आप सेक्शन 139 से लेकर के 146 अगर आप कोई भी कॉन्ट्रावेंट करते हैं, में अगर प्रोविजन को फॉलो नहीं करते हैं सेक्शन 139 से 146 तक, तो आपको 25,000 से लेकर के 5 लाख तक फाइन देना होगा। द लिस्टिंग रेगुलेशन हैव बीन सबडिवाइडेड इनटू, जो लिस्टिंग रेगुलेशन है ना उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है? लिस्टिंग रेगुलेशन को 2 भाग में डिवाइड किया है। 1 minute फ्रेंड्स, आई विल ड्रिंक सम वाटर। Hmm. 79 द लिस्टिंग रेगुलेशन हैव बीन सब डिवाइडेड इनटू, 2 भाग में बांटा गया है। पहला है सब्सटेंटिव प्रोविजन इनकॉर्पोरेटेड इन द मेन बॉडी ऑफ रेगुलेशन एंड द सेकंड वन इज प्रोसीड्यूरियल रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल्स ऑफ द रेगुलेशन। 79 का ए होगा। ठीक है, 79 का ए। क्वेश्चन नंबर 80, आज हम लोग 80 तक ही रखेंगे, ये डिस्कस कर लेते हैं। 80 अनफेयर कंपटीशन मीन्स अडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिस सच एज। अनफेयर कंपटीशन किसको बोला जाता है? अनफेयर कंपटीशन मीन्स अडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिस सच एज कॉलोसी प्राइस फिक्सिंग भी बोला, इसको भी बोला जाता है अनफेयर कंपटीशन। क्रिएशन ऑफ बैरियर टू एंट्री बोला जाता है, टाई इन सेल्स भी बोला जाता है। अनफेयर कंपटीशन मीन्स आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। सो फ्रेंड्स, आज तो हम लोग अनफेयर कंपटीशन जो हम लोग ये जो आप डिस्कस किया ना क्वेश्चन नंबर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और पूछा हुआ था कि अनफेयर कंपटीशन में कौन, जो अनफेयर कंपटीशन होता है उसमें जो कौन है जो अनफेयर कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, पूछा था ना ऊपर, हम लोग आप लोग को याद होगा। तो उसमें कॉलोसिव प्राइस फिक्सिंग दिया हुआ था और ए भी दिया हुआ था और एक टाई इन
परचेस दिया हुआ था वो नहीं होता है, तो वो वहाँ पे हम लोग टिक किए थे वहाँ पे। बट यहाँ पे अनफेयर कंपटीशन पूछ रहा है। अनफेयर कंपटीशन मीन्स एडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिस सच एस एक्सक्लूसिव प्राइस फिक्सिंग भी होता है, क्रिएशन ऑफ बैरियर भी होता है अनफेयर कंपटीशन में, और टाइम सेल भी होता है, बट टाइम परचेस नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर इसलिए 80 का डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 80 तक हम आज कवर अप किए। जो मेरा ईयरलियर वीडियो था, जो मेरा पार्ट 1 था सीएमए फाइनल का, जो लॉ का जो एमसीक्यू है, वो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे। अगर आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं। वो भी, उसमें भी मैं अच्छा से डिस्कस किया हूँ हर एक प्रोविजन, जो इसका जो एमसीक्यू है, जिस सेक्शन से वो एमसीक्यू उठाया है, तो उस प्रोविजन से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बन सकता है वो मैं डिस्कस उसमें भी किया हूँ। तो और भी मैं इसका जो रिमेनिंग है ना, जो भी एमसीक्यू इसका जो रिमेनिंग है और भी कुछ बचा है, तो वो मैं नेक्स्ट डे अपलोड कर दूंगा। और एग्ज़ाम में अभी सिर्फ 1 महीना बच रहा है, जल्द अच्छा से प्रिपरेशन करिए। और मैं आपको बता दूं कि जो भी लॉ का पेपर है ना हम लोग का सीएमए फाइनल का, तो मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आईसीटीआर और कॉर्पोरेट लॉ का जितना भी है ना हम लोग का कॉर्पोरेट लॉ, जितना भी सीएमए फाइनल का टोटल अपलोडेड है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। और एसपीएम स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो हम लोग का जो लास्ट पेपर है, पेपर नंबर 20, उसमें जो 50 मार्क्स का स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, टोटल अपलोडेड है यूट्यूब पे वीडियो, आप देख सकते हैं। और इतना कुछ हो गया, फिर कोस्ट ऑडिट भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, CS1 टू GA, मतलब जो भी है गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो टोटल थिंग्स आर अपलोडेड इन यूट्यूब, यू कैन चेक इट। और ये भी है कि जितना भी जो एमसीक्यू है ना, लॉ का तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, एक वीडियो और बनेगा तो उससे जो टोटल रिमेनिंग जो बचा है वो कवर अप हो जाएगा। बट इसके बाद जो भी नेक्स्ट पेपर है, वो नेक्स्ट पेपर में जीएसटी और उसके बाद कोस्ट ऑडिट और फिर एसपीएम, मतलब लगभग जो भी पेपर है सीएमए फाइनल का, मैं टोटल पेपर का मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, जितना भी एमसीक्यू है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको एमसीक्यू चाहिए जल्दी रिवीजन करने के लिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे क्या होगा कि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि मैं अभी स्टार्ट किया हूँ वीडियो अपलोड करना, तो स्टार्टिंग में उतना व्यू नहीं जाता है, तो मज़ा नहीं आता है अपलोडिंग करने में। सो जितना ज़्यादा आप मेरे वीडियो को लाइक करें, जिससे क्या होगा कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें, जिससे क्या होगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्द से जल्द अगर अपलोड करता जाऊँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। कल टुमारो आई विल अपलोड नेक्स्ट पार्ट ऑफ CMA फाइनल लॉ MCQ।